Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope everyone is fine. The topic we are going to discuss is intermolecular forces. In the previous lesson, you have discussed about bonding, covalent bonding and ionic bonding. Now we will discuss about intermolecular forces. First of all, we will define intermolecular forces. The forces with which molecules attract each other are forces of attraction between molecules. आपके माइंड में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस वर्ड से क्या चीज आती है? आई होप सबके माइंड में यही चीज आती होगी कि दीज आर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स. इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस स्टैंड्स फॉर द फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स और फोर्सेस विद इन द मॉलिक्यूल्स. ओके, जब भी आपके पास, जब आप बात करते हैं ना कि एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसके अंदर सिर्फ एक H2O नहीं होता. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ H2Os प्रेजेंट इन दैट वेरी ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, तो क्या कभी आपने सोचा कि जब हंड्रेड्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एक जगह पे प्रेजेंट हैं, तो क्या दो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान में भी कोई अट्रैक्शन हो सकती है? विद इन वाटर मॉलिक्यूल तो कोवलेंट बॉन्डिंग है ना, वो आप लोग पढ़ चुके हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग है. लेकिन जब दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या वो दो वाटर मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? यस, करते हैं. और इसी बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. As you can see in the diagram, there are two compounds, iodine and chlorine, and iodine and chlorine, and the dotted line here shows intermolecular forces. Okay, जो आपके पास बोल्ड लाइन है, जो डॉटेड नहीं है, वो शो कर रही है बॉन्ड को, जबकि जो डॉटेड लाइन है वो शो कर रही है दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान प्रेजेंट फोर्स को. और इस फोर्स को जो टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल्स के दरमियान में प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं. ऐसी फोर्स जो टू मॉलिक्यूल्स के दरमियान, टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद होती है, उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं. So, what is intermolecular force? Intermolecular forces are weaker than ionic or covalent bond. This is very important to remember that intermolecular forces are weaker than ionic bond and covalent bond. क्योंकि बेटा कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड किसकी वजह से बनता है? आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड की वजह से बनता है. ठीक है, तो अब मॉलिक्यूल का बनना बहुत ही स्ट्रॉन्गर किस्म की अट्रैक्शन की वजह से होता है, जबकि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? ये बिल्कुल सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके दरमियान थोड़ी बहुत जो अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं. सो you don't have to confuse intermolecular forces with ionic and covalent bond. Ionic and covalent bond are present within a molecule, जबकि intermolecular forces are present between two molecules, separated molecules. Intermolecular forces are responsible for physical state of a compound. ठीक है, आप लोग जैसे स्टडी कर चुके हैं कि जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे, आपका कंपाउंड उतना टफ होगा. स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं तो कंपाउंड जो है वो क्या बन जाता है? सॉलिड. अब उससे थोड़ी कम जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं तो वो लिक्विड बन जाता है, और जो बहुत ही नेग्लिजिबल फोर्सेस होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, तब वो गैस बन जाता है. ठीक है, जैसा कि आपके आसपास अभी भी बहुत सारी गैसेस के मिक्सचर मौजूद है, तो क्या आपको कोई गैस फील हो रही है? कोई मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है? ऑब्वियसली नहीं नजर आ रहा. एंड यही रीजन है कि क्योंकि यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, उनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है जो उनको जोड़ के रखें. इसी वजह से गैसेस की कोई शेप भी नहीं होती, उनका कोई कलर भी नहीं होता, और उन गैसेस का कोई वेट भी नहीं होता, कोई ज्यादा वॉल्यूम भी नहीं होता. ठीक है, so we can say that intermolecular forces are responsible for physical state. Stronger the intermolecular forces, stronger the compound will be. Okay, stronger the intermolecular forces, harder the substance will be. Weaker the intermolecular forces, weaker the substance will be. So we will discuss about types of intermolecular forces. They are of various types. Van der Waals forces,
dipole-dipole interactions, dispersion forces, and hydrogen bonding. So we will discuss them one by one. What is dipole? Before studying dipole-dipole interactions, हमें पता होना चाहिए dipole क्या चीज होती है. Dipole is a polar molecule that has two moles. As you have studied in polar covalent bond, कैसे बने थे polar covalent bond? जब आपके पास दो डिफरेंट एलिमेंट्स जिनकी दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हैं उन्होंने बॉन्डिंग की थी तो क्या बना था? पोलर कोवलेंट बॉन्ड बना था. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, जब ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट करता है तो एक पोलर मॉलिक्यूल बनता है. इसको हम क्या कहते हैं? डाईपोल. डाई मीन्स टू एंड पोल मीन पोल्स. एक पोल इसका पॉजिटिव है और एक पोल इसका नेगेटिव है. कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बनते हैं हम उसको क्या कहते हैं? डाईपोल कहते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट, डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन अब क्या होती है कि बेटा एक सब्सटेंस है, आप इस डायग्राम को गौर से देखें. एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड जो होगा वो दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड की तरफ अट्रैक्टेड होगा. तो इस किस्म की अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन. अब यहाँ पे नेम में दो दफा डाईपोल क्यों यूज हुआ है? बिकॉज दीज आर इंटरेक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू डाईपोल्स. एक डाईपोल का पॉजिटिव एंड है और दूसरे डाईपोल का नेगेटिव एंड है. जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक अट्रैक्शन डेवलप होती है. इसको हम क्या कहते हैं? डाईपोल डाईपोल अट्रैक्शन कहते हैं. Okay, you can see in the right side of the figure, पॉजिटिव टर्मिनल है एक मॉलिक्यूल का, दूसरे का नेगेटिव उसके सामने आया हुआ है, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव. मींस कि कोई भी दो मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे की तरफ इस तरीके से रीअरेंज होंगे कि एक का पॉजिटिव टर्मिनल होगा और दूसरे का नेगेटिव टर्मिनल या पोल होगा. जब पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स एक दूसरे के सामने आएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इस तरीके से जो अट्रैक्शन डेवलप होगी दो डाइपोल्स के दरमियान उसको हम क्या कहते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं. So how we will define it? When slightly negative end of polar molecule is weakly attracted to the slightly positive end of another molecule, the interaction is called dipole-dipole interaction. As you can see in the diagram, there are two poles of every molecule. एक अब क्या हो रहा है कि इस मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इस मॉलिक्यूल के पॉजिटिव टर्मिनल को अट्रैक्ट कर रहा है. तो इसके रिजल्ट में जो अट्रैक्शन डेवलप होती है उसको हम क्या कहते हैं? Dipole dipole interaction. Okay, how you will define it? When a slightly negative end of polar molecule is weakly attracted to the slightly positive end of another molecule, this type of interaction is called dipole interaction. So question here is, which of the following molecules have dipole interaction? इसका क्या आंसर होगा? आप लोग थोड़ा सा पॉज करें इस वीडियो को एंड सोच लें और कमेंट कर लें. इसमें बेटा आपके पास जो ऑप्शन सी एंड डी है और ई, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट होती है. क्यों डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट होती है? क्योंकि बच्चे आप इस वाटर भी पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर से डाइपोल बनेगा, उसके रिजल्ट में इसके अंदर डाइपोल इंटरेक्शन होगी. CiCl3 भी पोलर है, NH3 भी पोलर है, तो इन सारों के अंदर क्या प्रेजेंट होगी? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस प्रेजेंट. जो भी पोलर कोवलेंट कंपाउंड होगा तो उसके अंदर डाइपोल इंटरेक्शंस मौजूद होंगे. विच मॉलिक्यूल हैव डाइपोल इंटरेक्शन? पोलर के अंदर डाइपोल इंटरेक्शन होती है या नॉन पोलर के अंदर? ऑब्वियसली पोलर के अंदर. पोलर कंपाउंड से ही क्या बनता है? जो पोल्स होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? डाइपोल्स कहते हैं. और इन्हीं डाइपोल्स, जब दो डाइपोल एक दूसरे के सामने आते हैं तो क्या बनता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बन जाती है. ठीक है, ओके.
Now the next type we are going to, next intermolecular force we are going to discuss is hydrogen bonding. This is very important question of this chapter. First of all, we will define hydrogen bonding. The interaction of a highly electron deficient hydrogen and lone pair on a nearby highly electronegative atom such as nitrogen, oxygen and fluorine is called hydrogen bonding. Okay? कैसे डिफाइन किया हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कि ये कब एग्जिस्ट करती है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, तो एक तो चीज अंडरस्टूड है कि इसमें हाइड्रोजन का रोल है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि हाइड्रोजन के साथ कौन से एलिमेंट्स इंटरेक्ट कर सकते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और स्पेसिफिकली कौन से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो ऐसी बॉन्डिंग, ऐसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसमें एक सब्सटेंस हाइड्रोजन हो, एक एलिमेंट हाइड्रोजन हो और उसके साथ कोई भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हो, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो या फिर फ्लोरीन हो, तो इस किस्म की बॉन्डिंग को क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। As you can see in the diagram, जब वाटर और अमोनिया को हम मिलाते हैं तो वाटर का हाइड्रोजन एंड अमोनिया का नाइट्रोजन, इन दोनों के दरमियान में जो अट्रैक्शन डेवलप होगी उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने इसको कहा, क्योंकि इसमें एक चीज तो क्या है, आपने इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर एक चीज हाइड्रोजन है, जैसे जो आपकी कंडीशन है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, कि एक तो हाइड्रोजन होनी चाहिए और साथ में क्या क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन हो या फिर ऑक्सीजन हो या फिर फ्लोरीन हो। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। So you will learn hydrogen bonding in this video in a very brief way. Hydrogen bonding occurs when a hydrogen atom is bonded to a small, highly electronegative atom such as nitrogen, oxygen, or fluorine. In this example, its combination of high electronegativity and small radius enables fluorine to draw electron density away from the hydrogen atom. The HF bond is highly polar. Because hydrogen has no core electrons, its nucleus is left practically unshielded. This gives the hydrogen atom a relatively high partial positive charge, which is powerfully attracted to the partial negative charge on the fluorine atom of a neighboring HF molecule. Although hydrogen bonding is a type of dipole-dipole interaction, some hydrogen bonds more closely resemble ion dipole attractions in magnetic. Students, as you can see in the diagram, there is a force of attraction between slightly negative end of fluorine and on the other end of hydrogen. ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये कौन सी अट्रैक्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, जब एक हाइड्रोजन एलिमेंट हो और दूसरी साइड पे फ्लोरीन हो, तो ऐसे दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है उसको आप क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर किस तरीके से होती है, यू कैन सी इन द डायग्राम that a water molecule is present in between. अब क्या होता है कि वाटर जो है, एक ऑक्सीजन मौजूद होता है, उसके साथ दो हाइड्रोजन अटैच होते हैं, दोनों हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होते हैं और ऑक्सीजन क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव होता है। अब जब इस वाटर के आसपास और वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे तो हाइड्रोजन क्योंकि पॉजिटिव है तो इसकी साइड पे क्या चीज अट्रैक्ट होगी, नेगेटिव ऑक्सीजन, ठीक है। और जो ऑक्सीजन क्योंकि नेगेटिव है तो उसकी तरफ ऑब्वियसली पॉजिटिव पार्ट ऑफ अदर वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होगा। अब इसके रिजल्ट में जो अट्रैक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। partial positive hydrogen is attracted by partial negative oxygen due to presence of lone pair of electron. इस बॉन्डिंग को आपने क्या कहा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या क्या जरूरत होती है, क्या नेसेसिटीज होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एग्जिस्ट करने के लिए। हाइड्रोजन एटम कोवेलेंट बॉन्डेड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कि पहली जरूरत क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड कब एग्जिस्ट करेगी, जब आपके पास एक हाइड्रोजन एटम कोवेलेंटली बॉन्ड बनाया हुआ इसने किसके साथ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। सेकेंड रीजन इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कि अब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन इनके ऊपर लोन पेयर एग्जिस्ट करना चाहिए। And third is if only one of these condition is met, you don't get hydrogen bond.
कि इनमें से कोई एक भी कंडीशन अगर पूरी हो तो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पा सकते, जब बजाय इसके कि ये सारी कंडीशंस जब पूरी होंगी तब हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है। वाटर, दिस इज नॉट वन बट टू हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर का पता है आपको, टू हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वो आप इस वीडियो में गौर से देख लेंगे कि वाटर एट अ टाइम टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे बना सकता है। Single water molecule is made up of one oxygen and two hydrogens, and they are arranged in the shape of a V, as shown here. The hydrogens are covalently bonded to the oxygen, which means they share a pair of electrons between them. There is a principle involved in chemical bonding called electronegativity. This is a chemical property that describes the tendency of an atom to attract electrons, or electron density, toward itself. The more electronegative an atom is, the more it attracts electrons toward it. In the case of water, the oxygen is more electronegative than the hydrogens, and as a result it pulls the electrons toward it, and the electrons spend more time around the oxygen than they do around the hydrogens. This causes a partial negative charge to build up around one side of the oxygen, and where the hydrogens are, there's a buildup of a partial positive charge. This results in what we call a polar molecule, which means that, like a magnet, the two ends of the water molecule have opposite charges. The way that water molecules interact together is a result of this polarity. The partially positive hydrogen of one molecule and the partially negative oxygen of another molecule are attracted to each other and form a bond between one another. This type of bond is referred to as a hydrogen bond. In a liquid form, the hydrogen bonds between water molecules are considered very weak. They are constantly forming and breaking, each lasting only a few trillionths of a second. Okay students, this is how you can see the hydrogen bonding between water molecules. क्या आप बता सकते हैं कि मीथेन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर सकती है? ऑब्वियसली मीथेन के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकती. दिस डज नॉट हैव एनी हाइड्रोजन बॉन्ड. कार्बन इज नॉट वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इट इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मीथेन की. जो आपके पास कंडीशन है ना, हाइड्रोजन तो चले प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे कार्बन जो है वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, एंड सेकंड ये है कि कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर भी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए मीथेन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं कर सकती. अब जो है कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की. First of which is determines the properties of water, biological molecules such as protein, DNA and synthetic materials such as glue, paints and resin. के जो ज्यादातर प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से होती हैं. द एडहेसिव एक्शन ऑफ पेंट्स एंड डाइज इज डेवलप्ड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. कि जो एडहेसिव का मतलब होता है किसी भी सरफेस के ऊपर चिपक जाना. जो रेजन्स होती हैं या डाइज हैं, पेंट्स वगैरह हैं, तो उनका काम यही होता है, एडिशन का काम होता है. तो उसमें क्या चीज इन्वॉल्व होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सिंथेटिक रेजन्स बाइंड टू सरफेसेस टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जैसा कि आप देखते हैं ना कि डोर की बाइंडिंग होती है या विंडो जो बनती हैं वुड से, या फिर फर्नीचर की मेकिंग में क्या होता है कि टू पार्ट्स ऑफ वुड जो है उनको ज्वाइन किया जाता है एक रेजन से, ग्लू टाइप सब्सटेंस से. तो वो क्या चीज होती है? वो रेजन्स होती हैं. और उनके अंदर क्या फिनोमेना यूज हो रहा होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का यूज हो रहा होता है. ठीक है. ये डीएनए का मॉलिक्यूल साइड पे नजर आ रहा है, ये किसकी वजह से स्टेबल स्ट्रक्चर होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से. सो दीज आर सम एप्लीकेशन of hydrogen bonding. So you can make here question, define hydrogen bonding and write applications of hydrogen bonding. And there can also be a question that explain hydrogen bonding in water. So we will recapitulate our today's lesson where we have studied about intermolecular forces. Video, you're going to learn what we mean by intermolecular forces, that there are three common types of intermolecular force, and the difference between these three types of intermolecular force. An intermolecular force is simply an attractive force between neighbouring molecules. There are three common types of intermolecular force, namely 1. Permanent dipole-dipole forces, 2. Hydrogen bonds, and 3. Van der Waals forces.
All of these three forces are very much weaker than ionic or covalent bonds, which bind atoms and ions together in elements and compounds. We have a video each on ionic and covalent bonds if you haven't learned about them yet. Let us now look at these three intermolecular forces one by one. First up are permanent dipole-dipole forces. A polar molecule is one in which there is a permanent dipole, arising usually because the different atoms in the molecule have different electronegativities, the attraction by a bonded atom for the pair of electrons in a covalent bond. Let us take hydrogen chloride as an example. Hydrogen chloride is a polar molecule, as the pair of electrons in the hydrogen-chlorine bond are nearer to the chlorine atom. In other words, they tend to one pole. The chlorine atom has a stronger attraction to the electrons because it has a greater electronegativity than the hydrogen atom. We can represent the hydrogen chloride molecule as H, delta positive, and Cl, delta negative. Thus, there will be an attraction between the delta negative on the chlorine atom of one molecule and the delta positive on the hydrogen atom of a neighbouring molecule. The diagram below shows the permanent dipole-dipole force between the two molecules of hydrogen chloride, indicated here by the red dashed line. The second type of intermolecular force is the hydrogen bond. The permanent dipole in a covalent bond between a hydrogen atom and a fluorine, oxygen or nitrogen atom is particularly strong. Thus, the attraction between the electron-deficient H delta positive of one molecule and the lone pair of electrons on a fluorine, oxygen or nitrogen atom of another molecule is much stronger than the permanent dipole-dipole attraction mentioned before between the two hydrogen chloride molecules. This particular type of dipole-dipole attraction between the electron-deficient H delta positive of one molecule and the lone pair of electrons on a fluorine, oxygen or nitrogen atom of another molecule is given the special name of hydrogen bond. So, a hydrogen bond is the attraction between the H delta positive of one molecule and the delta negative on the lone pair of a fluorine, oxygen or nitrogen atom of a neighbouring molecule. Even though a hydrogen bond has only about 5% the strength of a covalent bond, it does have a significant effect on the physical properties of compounds. For example, were it not for hydrogen bonds, both water and alcohol would be gases at room temperature and pressure. Number 3. Van der Waals forces. Okay students, van der Waals forces are not the part of your lesson and I hope आप लोगों को clear होंगी intermolecular forces. Thank you so much. See you in the next lesson. Allah Hafiz.